हेलो एवरीवन। तो मैट्रिसेस हम लोग कर चुके हैं डिटर्मिनेंट वाले पार्ट में। डिटर्मिनेंट में देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज कुछ बताई थी, है ना, और उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे करना है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स का ही, जिसमें हम प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से निकालते हैं हम उसको सीखेंगे, है ना। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि आप किसी तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज करना अच्छे तरीके से सीखो, है ना। जितना अच्छे तरीके से आप सीखोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना, और कैलकुलेशन आपका उतना ही कम होगा। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आपको शीट में भी कुछ कुछ एग्जांपल्स करने के लिए दिया गया था, है ना, तो उसमें भी क्वेश्चंस होगा। तो कुछ मैं एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस चीज को। एक तो मेथड है कि डायरेक्टली आप ओपन कर दो, है ना, लेकिन हम उस प्रोसेस पे या उस मेथड पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमें यह पता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है ना। तो हम प्रॉपर्टीज को ट्राई करेंगे, और प्रॉपर्टी कैसे सोचना है बस उस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास इस टाइप का हर एक टर्म में माइनस का टर्म हो, है ना, देखो यहाँ पे देखो a माइनस बी है, b माइनस सी है, a माइनस बी है ना। तो अगर आप इस तीनों को ऐड करते हो, देखो साइड में आप रफ में कहीं पे b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी आपको ऐसा कुछ हो तो आप पहले एक बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कहीं पे देख लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तीनों को ऐड कर दूं तो यहां पे मुझे 0 मिल जाएगा, है ना। और यही जो प्रोसेस था डिटर्मिनेंट का, हमने यही सीखा था कि किसी तरीके से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जनरेट करना होता है किसी रो या कॉलम में। ठीक है, तो यहां पे मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा कि मैं पहले कॉलम को रिप्लेस कर रहा हूं किससे? पहले कॉलम में मैं बाकी तीनों कॉलम को ऐड करके लिखूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर पहले कॉलम में बाकी तीनों को ऐड करके लिखोगे तो क्या सेकेंड और थर्ड पे कोई फर्क पड़ेगा? सेकेंड और थर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया, है ना। हमने क्या चेंज किया? सिर्फ C के जगह पे C1 के जगह पे C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, है ना। और अब यानी हमें फर्स्ट वाले कॉलम के जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है? ये रिप्लेस करना है। और आपको पता है कि ये चीज लगाने के बाद डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टी देखा था। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो देखो पहला कॉलम तीनों का 0 हो गया, और पहला कॉलम जब सारा एलिमेंट 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दिख रहा है ना। तो कैसे डायरेक्टली एक लाइन का आंसर था, अगर आप इसको ओपन कर देते तो आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है ना। और फिर उस केस में ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस पे इसलिए नहीं जा रहे थे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मान लो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 1 1 1 है, दूसरे में ABC है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास बुक में भी होगा, है ना। A स्क्वायर माइनस BC, ठीक है, B स्क्वायर माइनस AC एंड C स्क्वायर माइनस BC BA। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? फिर से वही उसी पॉइंट पे हम लोग फिर से पहुंच गए, है ना। तो क्या करेंगे इसमें भी देखो, सबसे पहली चीज कि अगर यहाँ पे अगर ऐड करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, देखो अगर तीनों को मैं ऐड करता हूं तो ये ऐसा कुछ टर्म आ रहा है, इससे में कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अगर किसी एक रो या कॉलम में प्लस माइनस का टर्म हो तो आपको पता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, है कि नहीं? याद होगा आपको,
कि अगर इस टाइप का कोई टर्म हो तो इसको हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक किया जा सकता है। तो यहां से मैं इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में ब्रेक करूंगा, है ना। तो पहला डिटर्मिनेंट प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट, है ना। और पहला डिटर्मिनेंट में पता है आपको कि ये तीनों एलिमेंट आएगा, है ना। कॉलम के अबाउट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे कॉलम में भी चेंज नहीं होगा, है ना। थर्ड कॉलम में देखो सब्ट्रैक्शन है, तो थर्ड कॉलम को मैं अलग अलग ब्रेक कर सकता हूँ। इसमें मैं ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इस वाले में देखो फिर से मैं क्या लिखूंगा, माइनस बी सी, माइनस ए सी और माइनस बी ए, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब देखो कि अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाए, है ना। कैलकुलेशन को हमें थोड़ा सा और इजी बनाना है। तो इस वाले पार्ट में और आप क्या सोच सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें सोचने वाली बात है कि अगर आप जितना बेटर तरीके से सोच पाओगे आपका कैलकुलेशन उतना ही इजी होगा और उतना ही आसान होगा, है ना। तो देखो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, बताओ, किसी को कुछ दिख रहा है क्या। यहां पे अगर मैं ये करूं कि मुझे पहले रो में, है ना, या पहले कॉलम में देखो, अगर मैं इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले डिटर्मिनेंट में, ठीक है, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट है। अब हमारे पास दो डिटर्मिनेंट का अलग अलग क्वेश्चन है कि इसको हम कैसे करें। तो यहाँ पे हमें कोई और टर्म दिखाई भी नहीं दे रहा है ना। आपको यहाँ पे कुछ और टर्म दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें यहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जनरेट करने का ट्राई करें, है कि नहीं। मैक्सिमम नंबर, जितना जीरोज हमारे पास ज्यादा होगा उतना हमारे पास इसको ओपन करना क्या होगा, इजी होगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, ओपन, इजी होगा। तो मैं इस वाले में देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में मैं देखो यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा 1 है ना। तीनों का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 है, ठीक है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे जीरो जनरेट होगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो मैं R2 को क्या लिख रहा हूं, R2 माइनस R1 लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या मैंने पहले रो को चेंज किया, देखो मैं यहाँ पे रो में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। क्या मैंने पहले रो को चेंज किया, नहीं किया। तो पहले रो को मैं सेम रख रहा हूं। दूसरे रो के लिए दूसरे रो में से पहले रो को सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा है क्या। थर्ड रो में मैं फिर से इसी में एक ही साथ ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 माइनस R1, है ना। R3 में से R1 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। हमेशा ये चीज ट्राई करना कि जब ये ऑपरेशन आप एक साथ लगा रहे हो तो ऐसे कॉलम को चूज करना जिसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं R3 माइनस R2 करूंगा तो अब मेरा R2 ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, R1 को ही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको कोई चेंज नहीं किया। और यहाँ पे देखो फिर से जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, c माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है, ये मेरा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में इसमें भी मैं सेम टाइप का ऑपरेशन ही ट्राई करूंगा। तो पहले को मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, है ना, माइनस बी सी। देखो तीनों से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं क्या, है ना। तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैंने तीनों से माइनस, इस वाले कॉलम से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, है ना। तो माइनस यहाँ बाहर आ गया। अब देखो पहले में सेकेंड में से मैं पहले को माइनस करूंगा तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे b माइनस ए हो गया, और यहाँ से देखो c कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, b माइनस ए। दिख रहा है। वैसे ही इस वाले में मैं फिर से क्या करूंगा, इस वाले में मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो, c माइनस ए, और थर्ड में से पहले को माइनस कर रहा हूं, देखो b कॉमन आ गया, तो b कॉमन आ गया और a माइनस सी हमारे पास आ गया, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। और अब देखो, अब अगर आप इसके अबाउट ओपन करते हो, है ना, मेरे पास देखो एक कॉलम में दो जीरोज आ चुका है, तो मैं इसके अबाउट क्या कर सकता हूं, अब ओपन कर सकता हूं। इसमें भी इसके अबाउट ओपन कर सकता हूं। दोनों को ओपन करके देखोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, है ना। ये भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया क्या कि क्या किया मैंने, है ना। तो ये एक मेथड है करने का जिसको आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कौन सा क्या मैंने प्रोसेस यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक हमारे पास क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। बस हमें अब ओपन करना है और फाइनली आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा जो आंसर हो दूसरे का भी वही मेथड हो, लेकिन आंसर फाइनली क्या निकलेगा, आंसर फाइनली सबका सेम आएगा, है ना। तो उस चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि आंसर हम किस तरीके से, है ना। तो आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो क्या होगा, सेम टाइप का होगा, ठीक है। आंसर सबका सेम आएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक वैल्यूज देता है, ठीक है। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, है ना, अलग अलग टाइप का मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। बस देखो एक और क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसमें मेरे पास क्वेश्चन है बी स्क्वायर, पहले में बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दूसरे में सी स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में बी सी, ठीक है, यहाँ पे सी ए और यहाँ पे ए बी, और इस वाले में बी प्लस सी, इसमें ए प्लस सी और इसमें बी प्लस ए, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म का सम है ना, बी और सी का टर्म है, जबकि बाकी दोनों में क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेट है कि नहीं। बाकी सब में क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सब में एक प्रोडक्ट का फॉर्मेट है, तो हम उसको ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी तरीके से थर्ड कॉलम में भी, है ना, अगर मैं किसी तरीके से थर्ड कॉलम में भी प्रोडक्ट का टर्म ले आऊं, यानी ए बी बी सी सी ए, इस टाइप का कोई टर्म मैं जनरेट कर पाऊं, तो देखो कैसा बनता है सिचुएशन। और उसको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या कर रहा हूं, पहले रो में, है ना, फर्स्ट रो में मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, क्योंकि देखो यहां पे हमारे पास ए बी बी सी और ए सी का टर्म है ना, तो यहां पे बी सी का टर्म है ना, और यहां पे मैं पहले में ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, दूसरे रो को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और तीसरे रो को मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। देखो मैंने रो को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो डिटर्मिनेंट भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वैल्यू कितने से चेंज होगा, जितने से आपने मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स आपका हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर निकलेगा वो ए बी सी टाइम्स आएगा, है ना। तो मैं बाहर में क्या कर रहा हूं, ए बी सी से डिवाइड भी कर रहा हूं, कर सकते हैं। और पहले में ए से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पे देखो ए बी सी स्क्वायर, है ना, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे, है ना, ए के साथ बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस बी सी, है ना, और इस वाले में भी सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी प्लस ए बी। देखो ऐसा कुछ जनरेट हो रहा है क्या, है ना। तो हमने क्या किया, समझ में आ गया, हमने क्या किया कि टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो हमने उतने ही टर्म से डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा, है ना। अब देखो इसको करने से फायदा क्या हो गया
कि सेकेंड कॉलम को ध्यान से देखो, सब में सेम क्वांटिटी जनरेट हो गया एबीसी। तो अब मैं इससे एबीसी बाहर भी निकाल सकता हूं, है ना। तो एबीसी बाहर निकाल लिया, तो एबीसी हमारे पास पहले से था, एबीसी यहां पे बाहर आ गया, है ना। तो सेकेंड कॉलम में आपका 1 1 1 हो गया। थर्ड कॉलम क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, है ना। सॉरी, यहाँ पे ए बी प्लस ए सी होगा, चेक करो। इसमें बी से मल्टीप्लाई किया है तो बी ए प्लस बी सी, और यहाँ से सी से मल्टीप्लाई किया है तो सी ए प्लस ए सी होगा, ठीक है। तो ये ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी और बी सी प्लस ए सी, ये टर्म आ गया, ठीक है। पहले वाले कॉलम में ध्यान से देखो, पहले वाले कॉलम में भी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या है, ए बी सी तीनों में कॉमन है, दिख रहा है क्या। तो अगर आप ए बी सी कॉमन लोगे तो एक और ए बी सी हमारे पास बाहर आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। और यहाँ से अगर ए बी सी कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, बी सी, ए सी और ए बी, दिख रहा है क्या, ए बी बी सी। और यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल होके क्या बच जाएगा बाहर में, ए बी सी बाहर में बच गया, है ना। तो मैंने जो मल्टीप्लाई, देखो जितना मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतना मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा कैलकुलेशन ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, वैल्यूज हमारा क्या है, सेम ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास टर्म इस टाइप का बच गया। अब इसके बाद देखो कि अगर आप फर्स्ट टर्म यानी C3 को मैं क्या रिप्लेस करूंगा, C3 प्लस C1। C3 प्लस C1 करने से फायदा क्या हो गया, पहले में मैंने कोई चेंज नहीं किया, दूसरे में मैंने कोई चेंज नहीं किया, और तीसरे में मैं क्या कर रहा हूं, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। देखो थर्ड कॉलम फिर से हमारा सेम आ गया, है ना। और थर्ड कॉलम अगर हमारा सेम आ गया तो थर्ड कॉलम से भी मैं बाहर निकाल सकता हूं, क्या बाहर निकाल लूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, बी सी ए सी ए बी 1 1 1 1 1 1, दिख रहा है। और दो कॉलम फिर से सेम हो गया तो इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, दिख रहा है ना। तो क्या क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं ये समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगेगा, जरूरी नहीं कि सब में सेम लगे, लेकिन हमें ट्राई यही करना है कि किसी भी तरीके से हम ऐसा कुछ जनरेट कर पाए जिसके लिए हमारे पास क्या हो कि इस टाइप का टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका दो रो सेम हो जाए, दो कॉलम सेम हो जाए, या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एटलीस्ट जनरेट हो, है ना। तो ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी चीज ध्यान रख के करोगे तो आपका क्वेश्चन ऑब्वियसली सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन डिटरमिनेंट में वो क्वेश्चन जानबूझ के आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सोचना है कि मैं किस तरीके से इसको प्रोसीड करूं कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे देखने में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए सी, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में ये है, थर्ड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में बी सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी और सी माइनस ए, ठीक है। और यहां पे हमारे पास बी सी माइनस ए सी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए बी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो पहला काम आप ये करो, जब भी आपके पास डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो तो पहले आप देखो कि क्या कोई फैक्टर बाहर निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है ना। क्योंकि फैक्टर आपका बाहर निकल जाएगा या कुछ टर्म बाहर आ जाएगा तो आपका डिटरमिनेंट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना। जो उसमें नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स होंगे वो नंबर्स क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले वाले रो में देखो, पहले वाले रो में से क्या मैं पहला वाला रो देखो, बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। फर्स्ट में से देखो क्या मैं b माइनस ए बाहर निकाल सकता हूं क्या, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से देखो b में बाहर निकाल लूं इसमें से, तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस ए। दूसरे में से अगर आप a बाहर निकाल लोगे तो क्या बच जाएगा, b माइनस ए।
तीसरे में से अगर आप c कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, b माइनस ए। दिख रहा है क्या, यहाँ पे मेरे पास b माइनस सी है, यहाँ पे मेरे पास a माइनस बी है, और यहाँ पे मेरे पास c माइनस ए है। ठीक है, थर्ड में से देखो c में कांस्टेंट को कॉमन ले रहा हूँ, तो b माइनस ए, यहाँ से b कॉमन लिया तो b माइनस ए, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया a, तो फिर से b माइनस ए। दिख रहा है क्या। अब देखो पहले कॉलम में b माइनस ए कॉमन है, तो मैं b माइनस ए बाहर निकाल सकता हूं, है ना। पहले कॉलम में से क्या हो गया, b माइनस ए मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो b माइनस ए जब बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा आपके पास, b माइनस ए बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, b a c। ठीक है, थर्ड कॉलम में भी देखो b माइनस ए कॉमन है, तो एक और b माइनस ए मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, c b a। ठीक है, और सेकेंड वाले कॉलम में b माइनस सी बच रहा है, a माइनस बी बच रहा है, और c माइनस ए बच रहा है। ठीक है, ये देखो। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है वही टर्म यहाँ पे भी है, तो अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा क्या, तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर बाहर निकला हुआ, यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा अब इसके बाद में C2 को मैं रिप्लेस करूंगा C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये मेरा BAC है, ये इस वाले में कोई चेंज नहीं है, और सेकेंड वाले को मैं सेकेंड और थर्ड को ऐड करके लिखूंगा, तो ऐड करके लिखोगे तो देखो फिर से क्या आ गया आपका B और C, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि देखो दो कॉलम आपका फिर से सेम बन गया। देखो दो कॉलम आपका फिर से सेम बन गया, है ना। तो कैसे हम क्वेश्चंस को सोच रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या। बस प्रॉपर्टीज आपको सोचनी है कि प्रॉपर्टीज हमें कहां पे और किस तरीके से यूज करना है ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन में लेता हूं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा आपके बुक में, है ना। तो 0AB, ठीक है, रो 1 में ये एलिमेंट है, रो 2 में एलिमेंट है -A0C, यहां पे एलिमेंट है B -C और 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है बता सकते हो क्या, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है कि नहीं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैट्रिक्स रहा होगा, और वो मैट्रिक्स अगर आप ध्यान दोगे, है ना, तो इसको अगर आप इस तरीके से ये लगा दोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। और इस मैट्रिक्स में ये देखोगे तो ये क्या बन रहा है, आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस वाले पार्ट में मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट में अगर मैं पहले वाले रो से एक माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, पहले वाले रो से एक माइनस कॉमन ले लूं, यहां पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम माइनस ले सकते हैं बाहर, तो माइनस लोगे तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्या बन जाएगा, -A, बी क्या बन जाएगा, -B। क्लियर है। दूसरे वाले रो से भी मैं एक माइनस बाहर ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए, ये 0 और ये -C, तो मैंने एक और माइनस बाहर लिया तो एक और माइनस यहां निकाल लिया। थर्ड से मैं एक और माइनस बाहर ले रहा हूं, ठीक है, तो ये कितना हो गया, B, C और 0। ठीक है, तो देखो ये जो मैट्रिक्स था, ये जो डिटर्मिनेंट था, सेम टाइप का डिटर्मिनेंट यहां पे है, बस फर्क क्या है कि जो रो में था वो कॉलम में बन गया, है ना। और आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये देखो -1 कितना दे देगा, माइनस ही दे देगा, है ना। और लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो या ट्रांसपोज लेते हो तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसको फिर से चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, -A -B, है ना, A 0 -C B C 0। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसको डेल्टा लेके चल रहा हूं तो यहां पे देखो फाइनली मुझे फिर से क्या मिल गया, माइनस डेल्टा, और डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा होगा, तो यहां से आप क्या बोल पाओगे, 2 डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब भी आपके पास ऑड ऑर्डर का आता है, यहां पे कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो हमेशा ये 0 नहीं होता है, लेकिन अगर ऑड ऑर्डर का आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस को हमें बस कॉमन लेना है। क्लियर है ना। तो ये आप
ये भी एक मेथड है हमारे पास करने का, जहां पे आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैं बस वही उसी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं जहां पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम टाइम पे आपको डिटर्मिनेंट 0 मिल रहा है ना, और है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आपको 0 ही मिले, लेकिन हमें ट्राई ये करना है कि किसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर पाए जिससे हमारा क्या हो, है ना, जिससे हमारा क्या हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी दिख जाए। ठीक है, हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 जनरेट हो, है ना। तो बस प्रॉपर्टीज कैसे यूज करना है बस मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे सोच सकते हो आप। यहां पे जब देखो दिया हुआ है तो अगर आप इसको इसमें ऐड कर दोगे तो देखो ये कॉलम आपका सेम बन जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, यहां पे मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, यहां पे मैं थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड करके लिखूंगा। ठीक है, थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड करके लगाऊंगा। यहां पे मैंने क्या लिखा है, C3 को मैं क्या लिख रहा हूं, C3 प्लस C1। ठीक है, और यहां से देखो थर्ड कॉलम में एलिमेंट सेम हो गया, तो A प्लस B प्लस C आप बाहर निकाल सकते हो। बच क्या गया आपके पास, ABC 1 1 1, और दो कॉलम सेम हो गया तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है ना। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में भी मिलेगा, है ना, जहां पे आप देखोगे कि कैसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और मैं ले लेता हूं, 1/a 1/b 1/c। ठीक है, ये एलिमेंट हमें दिया हुआ फर्स्ट में, दूसरे में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और थर्ड में दिया हुआ है bc ab BC AC AB AC AB। ठीक है, यहां पे देखो क्या करना होगा, यहां पे आपको दिख रहा है कि पहला टर्म मेरा 1/a फॉर्मेट का है। ठीक है, और अगर इस वाले में a मल्टीप्लाई होता तो ये ABC बन जाता, इस वाले में b मल्टीप्लाई होता तो ABC बन जाता, इस वाले में c मल्टीप्लाई होता तो ABC बन जाता। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं मेथड अप्लाई करूंगा, और क्या मैं R1 को मैं क्या करूंगा, A से मल्टीप्लाई कर दूंगा, R2 को मैं क्या करूंगा, B से मल्टीप्लाई कर दूंगा, R3 को मैं क्या करूंगा, C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। और क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमें उतने ही क्वांटिटी से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो। ठीक है, तो पहले को A से मल्टीप्लाई किया तो A इंटू 1/a 1 हो गया, है ना। तो पहला वाला आपका 1 हो जाएगा, दूसरा वाला a क्यूब और यहाँ पे ABC। देखते जाओ, सेकेंड में मैंने B से मल्टीप्लाई किया था और थर्ड में C से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे देखो ABC थर्ड कॉलम से आपका बाहर आ जाएगा, तो ABC आपका कैंसिल हो गया, ये 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब और ये 1 1 1, और डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। दिख रहा है ना। तो ये जितने भी मेथड आपको मैंने बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से मैं कर रहा हूँ, तो ये सब एक्चुअली में मेथड्स हैं, है ना। आपको ये सब सीखना है कि कहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, और कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी पहले आप ऐड करके देखो कि ऐड करने से काम बन रहा है कि नहीं, है ना। ऐड करने से काम बन सकता है आपका, हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आप करोगे और आपको शीट भी मिलेगा, तो वहां पे भी आप अलग अलग मेथड यूज करके सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पे, है ना। तो कभी कभी आपको कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया जाता है या शो करने के लिए आता है कि शो दैट। ठीक है, जहां पे ऑब्वियसली वो 0 नहीं होता है, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है कि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 0, ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर b और थर्ड है a स्क्वायर c। ठीक है, उसके बाद है ab स्क्वायर ac स्क्वायर। ठीक है, दूसरे में है bc स्क्वायर, तीसरे में है b स्क्वायर c और यहाँ पे 0। और हमें ये प्रूफ करना है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ट्वाइस a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखो इस टाइप के प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जब भी आपको कोई चीजें प्रूफ करना होगा तो आप पहले राइट हैंड साइड को देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, कांस्टेंट को छोड़ दो, पहले देखो कि टर्म कौन कौन सा है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब का टर्म है। तो हम ट्राई करेंगे पहले, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे,
और हम ट्राई करेंगे कि किसी तरीके से हम a क्यूब b क्यूब c क्यूब का टर्म बाहर निकाल पाए, है ना, क्योंकि डायरेक्टली देखो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये टर्म कहीं ना कहीं से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको ओपन करके सॉल्व करने का ट्राई मत करो, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले हमें देखो a क्यूब का टर्म चाहिए, तो पहले a के बारे में सोचते हैं। यहां पे देखो फर्स्ट कॉलम को अगर आप ध्यान दोगे, है ना, फर्स्ट कॉलम को अगर आप ध्यान दोगे तो देखो दोनों कॉलम में a स्क्वायर कॉमन है ना, तो मैं a स्क्वायर बाहर निकाल सकता हूं, है ना, a स्क्वायर में बाहर निकाल सकता हूं। तो पहले कॉलम से मैंने a स्क्वायर बाहर निकाला, तो यहां पे क्या बच गया, 0 b और c। क्लियर है ना, बाकी मैं सबको सेम रख रहा हूं, बाकी मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। ठीक है, देखो बाकी मेरे पास सेम ही है। ठीक है, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे कॉलम से देखो आपका क्या बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर, है ना, यहां पे भी बी स्क्वायर है, यहां पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे भी बी स्क्वायर है, तो दूसरे से भी अगर मैं बी स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा, ठीक है, मैं देखो एक ही मैट्रिक्स में कर रहा हूं लेकिन आपको सब अलग अलग में लिख के करना है बार बार, तो यहां से मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया, और थर्ड से देखो क्या बाहर आएगा, सी स्क्वायर, तो देखो सी स्क्वायर भी बाहर आ गया, दिख रहा है ना। अब देखो रो में आ जाओ, अगर आप रो को ध्यान से देखोगे, है ना, रो को ध्यान से देखोगे तो पहले रो में देखो क्या कॉमन है, ए कॉमन है ना, सॉरी ठीक है, तो पहले रो में आपके पास क्या कॉमन है, पहले रो में आपके पास ए कॉमन है। ठीक है, यहां से मैंने सी बाहर निकाल लिया था। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या बाहर आ गया था, यहां पे मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ गया था। ठीक है, अब मैं पहले रो को ध्यान से देख रहा हूं, पहले रो में मुझे ए कॉमन दिख रहा है। ठीक है, देखो हमें जो टर्म चाहिए था वो टर्म सब बाहर धीरे धीरे करके निकल रहा है, तो ए स्क्वायर तक तो मैंने निकाल लिया था। पहले वाले से अगर आप a बाहर लोगे तो क्या बच जाएगा, 0 1 1, है ना, तो ये मेरा a क्यूब आ गया। दूसरे वाले से देखो b बाहर आ जाएगा तो b क्यूब, और तीसरे वाले से c बाहर आ जाएगा तो c क्यूब, और देखो क्या बच गया, 0 1, और ये थर्ड वाला 1 1 0। ठीक है, अब देखो हमारा कैलकुलेशन कितना, इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि अगर किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाए, है ना, क्योंकि एलिमेंट 0 1 1 1 है तो आप डायरेक्टली भी ओपन करके निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा ताकि मुझे और कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, क्या लगाऊंगा कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो देखो R3 में से अगर मैं R2 को माइनस कर दूंगा तो पहले वाले रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, दूसरे वाले रो में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, थर्ड रो में मैं बस क्या कर रहा हूं, इसको इसमें से माइनस करके लिख रहा हूं, तो ये मेरा पहला वाला 0 हो गया, ये वाला तो 1 ही रहेगा, और ये वाला -1 हो गया। दिख रहा है क्या, है ना। और अब देखो मेरा इस कॉलम में, है ना, फर्स्ट कॉलम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कॉलम में 2 0 मेरा जनरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन कर दूंगा, तो पहले वाले से हमें ओपन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें कौन सा एलिमेंट चेक करना है, ये वाला मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो देखो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और यहां से जब सॉल्व करोगे तो इसका साइन क्या होगा, इसका साइन माइनस का होगा, याद होगा आपको, तो एक माइनस साइन बाहर होगा, और डिटर्मिनेंट आपका क्या बच जाएगा, देखो 1 1 1 और -1। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2, है ना, तो 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यहां से आपका -2 आएगा, -2 और माइनस मिलकर +2 दे देगा, है ना। तो देखो जो प्रूव करना था हम वहां पे पहुंच गए। तो कैसे हमें थिंक करना है ये आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना, कैसे हम सोच रहे हैं कि हमें इसमें क्या अप्लाई करना चाहिए कि हमारा ये चीज प्रूफ होगा, है ना। तो आपको करना बस यही है कि आप सोचो कि हम इसमें क्या लगाएं, क्या करें कि हमारा जो टर्म है वो वही टर्म हमारा पास निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, तो आज बस मैक्सिमम एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, मान लो लैम्डा प्लस a b और c,
पहला ये है सी लैम्डा प्लस बी और ए, ठीक है, और थर्ड है ए बी और लैम्डा प्लस सी। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल है, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है इसको। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। फिर से मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, मैं राइट हैंड साइड को पहले मैं ध्यान से देखूंगा। राइट हैंड साइड में कौन कौन सा फैक्टर है, एक लैम्डा स्क्वायर का फैक्टर है और एक लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी का फैक्टर है। तो मैं सोच सकता हूं कि क्या कहीं से लैम्डा बाहर आ सकता है कि नहीं, है ना। लैम्डा स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं से लैम्डा बाहर आना चाहिए। तो देखो कि क्या कहीं से कोई लैम्डा कॉमन आ रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम सेकेंड वाले टर्म पे आते हैं। क्या लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ सकता है क्या। तो देखो ये चीज जनरेट किया जा सकता है। कैसे, अगर आप यहाँ पे लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं कॉलम में देखूं तो अगर मैं पहले कॉलम में बाकी तीनों कॉलम को ऐड करके लिखूं, ठीक है। तो पहले कॉलम में मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं और पहला मैंने ये मेथड, ये ऑपरेशन लगाया, ठीक है। तो देखो मैं पहले में कॉलम में तीनों कॉलम को ऐड करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे में क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी। देखो जो चीज हमें राइट हैंड साइड में दिया हुआ है वही टर्म हमारा जनरेट हो रहा है। और ये कैसे जनरेट हो रहा है, मैंने बस क्या किया कि एक कॉलम में बस मैंने तीनों कॉलम को ऐड करके लिखा, है ना। और हमें पता है कि ये करने से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से आप क्या बाहर ले सकते हो, लैम्डा प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकते हो। और जब बाहर निकाल लोगे तो ये क्या बच जाएगा, 1 1 1, ये बी लैम्डा प्लस बी, ये बी, ये सी, ये ए और ये लैम्डा प्लस सी। क्लियर है। और अब इसको आप डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो एक टर्म दिखाई दे रहा है। कौन सा टर्म दिखाई दे रहा है कि मैं ये ट्राई करूंगा कि मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कहीं से मिल जाए, ठीक है। तो पहले वाले कॉलम, पहले वाले रो और थर्ड रो को ध्यान से देखो। पहला दोनों एलिमेंट सेम है, तो अगर मैं थर्ड कॉलम में से पहले कॉलम को माइनस कर देता हूं तो क्या बचता है। देखो मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूं, R3 में R3 माइनस R1 करूंगा, ठीक है। तो पहले दो पे तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है। थर्ड में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा बचेगा। दिख रहा है क्या, है ना, ये लैम्डा बच जाएगा। तो देखो थर्ड रो में हमारे पास क्या आ गया, थर्ड रो हमारे पास में 2 जीरो जनरेट हो गया। तो अब मैं थर्ड रो के अबाउट ओपन कर सकता हूं। और क्योंकि ये दोनों जीरो है तो हमें इसके अबाउट ओपन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट वाले के अबाउट ओपन करेंगे। और लास्ट वाले का साइन क्या होगा, है ना, लास्ट वाले का पोजीशन क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो -1 टू द पावर 3 क्रॉस 3 कितना होगा, +1। तो इसका साइन प्लस में आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से, ये वाला टर्म तो ऑलरेडी मेरे पास बाहर में था, ठीक है। और लैम्डा, है ना, और जब इसको 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाओगे तो ये क्या बनेगा, लैम्डा प्लस बी, है ना। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा हो जाएगी। सॉल्व कर लेना, 2 क्रॉस 2 का सॉल्व करना आता है ना। तो कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ रहा है क्या, है ना। इजी सा होता है, बस इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है बस आपको उसके टर्म में सोचना है कि कैसे हम वो चीज को जनरेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड का कोई ना कोई टर्म आपके पास क्या होना चाहिए, आना चाहिए, है ना। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मान लो मेरे पास ये टर्म है 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और हमें इस तरफ प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। हमें ये चीजें प्रूफ करके यहां पे बतानी है, ठीक है। तो फिर से मैं कहां पे आ जाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड में। डिटरमिनेंट वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। डिटरमिनेंट वाले पार्ट में देखो हमें, है ना, इसी मैट्रिक्स को, इसी डिटरमिनेंट को मैं फिर से लिख रहा हूं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। यही हमें दिया हुआ है। और अब आप राइट हैंड साइड को देखो कि आपको क्या चीजें लिखने के लिए बोल रहा है। हमें ये क्या होना चाहिए, x माइनस वाई का एक फैक्टर आना चाहिए, y माइनस जेड का एक फैक्टर आना चाहिए और z माइनस एक्स का एक फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कि क्या कहीं पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड या z माइनस एक्स का फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है हमें, है ना।
लेकिन हम ये चीज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट कर सकते हैं? देखो, अगर आप कॉलम को आपस में माइनस करोगे, ठीक है, कॉलम को अगर आप माइनस करते हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर का टर्म जनरेट होगा, है ना, और यहां से x इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ नहीं करना है ना। तो यहां पे हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ये समझ में आ रहा है क्या? है ना, यहां पे हम कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाते, हमें यहां पे क्या करना होगा, रो को माइनस करना पड़ेगा, है ना। इस रो को इस रो में से माइनस करेंगे तो देखो x माइनस वाई का टर्म जनरेट होगा, क्योंकि वही टर्म हमें यहाँ पे चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 को मैं R2 माइनस R1 लिखूंगा। ठीक है, तो पहले वाले रो को मैंने कोई चेंज नहीं किया, दूसरे वाले को अगर माइनस करोगे तो पहला टर्म तो जीरो हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, और दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ मैं थर्ड वाले को भी क्या रिप्लेस करूंगा, R3 माइनस R1, तो ये वाला भी मेरा जीरो हो गया, z माइनस एक्स भी हो गया और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, देखो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स हमें दिख गया, है ना, क्योंकि हमें ये इसी टाइप का टर्म हमें यहाँ पे चाहिए था, है ना। बाकी एक टर्म नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, सेकेंड रो से आपका y माइनस एक्स कॉमन आ गया, दिख रहा है क्या? पहला वाला तो आपका कोई चेंज नहीं होगा, और दूसरा वाला में ये जीरो हो गया, y माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये 1 बच गया, और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, y प्लस एक्स। थर्ड वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स का टर्म कॉमन आ रहा है, तो ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, और ये z प्लस एक्स का टर्म हो गया। ठीक है, और देखो इस करने से फायदा क्या हो गया कि पहले कॉलम में मेरा 2 मैक्सिमम जीरो जनरेट हो चुका है, तो मैं इस कॉलम के अबाउट अब क्या कर सकता हूं, ओपन कर सकता हूं। ठीक है, ओपन करोगे तो यहां से देखो क्या जनरेट होगा, x माइनस वाई जनरेट होगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो x माइनस वाई का टर्म इस वाले से आ जाएगा, और बाकी y माइनस एक्स, और है ना, सॉरी y माइनस एक्स का टर्म ऑलरेडी है ही, है ना। यहां से देखो z माइनस एक्स का टर्म है। ठीक है, यहां से माइनस अगर मैं बाहर ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस वाई, और यहां से इस माइनस को इसको सॉल्व करके आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपका क्या दे देगा, y माइनस जेड, यहां से आपका z माइनस वाई आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगा, है ना। तो देखो मेरा इजिली प्रूफ हो गया, है ना। तो क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो बस इसी तरीके से हमें डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी यूज करके आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो कोई टफ नहीं होता ये, बस आपको बस ये सोचना है कि हम कहां पे कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, जहां पे आपको जीरो प्रूफ करना होगा वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां पे कुछ टर्म को प्रूफ करना है तो राइट हैंड साइड को आप ध्यान से देखो कि राइट हैंड साइड में क्या है, उस चीज को हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का ही एक और पार्ट है, धीरे धीरे करके हम लोग और भी एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक और पार्ट है डिटरमिनेंट का, उसको हम देख लेते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी आप डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, जैसे आपको 10th में आपने ये किया होगा, याद होगा आपको कि अगर आपके पास वर्टिसेस दिया रहता है ना, अगर आपको वर्टिसेस दिया रहता है, मान लो ये x1 y1 है, ठीक है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 कोऑर्डिनेट में आपने किया था, है ना। अगर ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो अगर कोई आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछता है, तो आपको याद होगा फॉर्मूला कैसे निकालते थे, हाफ इंटू याद है x1 x2 के टर्म्स में हम इसको लिख पाते थे, क्या होता है फॉर्मूला, x1 इंटू y2 माइनस y3, याद है फॉर्मूला, आप लोगों ने उस टाइम पे याद किया होगा, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y2 माइनस y1, याद होगा आप लोगों को, है ना, सॉरी यहाँ पे y1 माइनस y2 होगा, है ना, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, क्लियर है। यही सेम फॉर्मूला आप ट्रायंगल ये डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको लिखना हो
ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर आपको लिखना हो तो सेम चीज जो है ये ट्रायंगल ये इससे भी जनरेट हो जाता है, डिटरमिनेंट से भी जनरेट होता है। तो आपको हाफ को बाहर लिखना है, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाते हैं डिटरमिनेंट को, पहले हाफ को बाहर लिखना है क्योंकि हाफ हमारे पास फॉर्मूले में था, ठीक है। उसके बाद इस सारे टर्म को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले कॉलम में सारे एक्स कोऑर्डिनेट को आप लिख दो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x1 x2 x3, है ना। तो पहले कॉलम में आप x1 x2 x3 लिख दो, ठीक है। दूसरे कॉलम में आप y1 y2 y3 लिख दो, ठीक है। और क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है ना। तो यहाँ पे 2 ही रो है, तो थर्ड वाले में हम क्या पुट कर देंगे, 1 1 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हो गया। इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है। किसी भी रो या कॉलम के अबाउट आप क्या करो, इसको ओपन कर दो, और ओपन कर दोगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और यहां से आप इसको एरिया कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो डिटरमिनेंट होता है ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करने पे आपके पास यही टर्म जनरेट होता है जो आपने ऊपर में 10th में फॉर्मूले में सीखा था, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से याद नहीं रख के इस तरीके से याद रखना काफी इजी है कि नहीं। बस हमें करना क्या है, फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट, सेकंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 पुट करके सिंपली आपको ओपन करना है ना। और ओपन करने के लिए बेटर तरीका क्या है कि आप प्रॉपर्टी थोड़ा सा यूज कर लोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में, है ना। आपको पता है कि इसमें कैसे सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है। बस मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, find the area of triangle whose vertices are 3,8 -4,2 एंड 5,1, ठीक है। तो एक तो वो मेथड है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो अब हम वो 10th वाला मेथड नहीं लिखेंगे। कौन सा मेथड लिखेंगे, जो डिटरमिनेंट वाला, ठीक है। तो इसका जब हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या लिखना है, हाफ इनटू डिटरमिनेंट पहले आपको बनाना है। तो पहले में क्या करो, फर्स्ट कॉलम में सारे कोऑर्डिनेट्स को आप पुट कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट को पुट कर दो, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट को पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 -4 और 5। दूसरे में सारे वाई कोऑर्डिनेट को पुट कर दो, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 2 1 1। और थर्ड कॉलम में आप सब में बाय डिफॉल्ट 1 1 1 पुट कर दो, ठीक है। और यहां से अब आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। एक चीज आप ये ध्यान रखना कि लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है कि नहीं। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक नंबर होता है कि नहीं, याद होगा आपको। डिटरमिनेंट क्या होता है, नंबर होता है। और डिटरमिनेंट जो होता है ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको मॉड के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये मॉड नहीं है, ये क्या है, डिटरमिनेंट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो एरिया अगर मान लो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो हमें क्या करना है, फाइनली इसका एक बाहर में मॉड ले लेना है, ठीक है। ये क्या है हमारा, जो दूसरे कलर से मैंने किया, ये क्या हमारा मॉड है। मॉड हमने क्यों लिया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज बस आप ध्यान रखना, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो एरिया हम कभी नेगेटिव में आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। और देखो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, या नहीं तो मैं ये ट्राई करूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज जनरेट हो जाए ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 में से R1 को माइनस कर रहा हूँ, R2 माइनस R1 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थर्ड में 1 1 दिख रहा है तो मैं इसको 0 बना सकता हूँ, ठीक है। तो पहले कॉलम में, पहले रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया, दूसरे में से मैं पहले को माइनस कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया, -7, ये -6 और ये 0। थर्ड में भी मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R1 कर दूंगा। तो थर्ड में से करोगे तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2, 1 - 7 कितना दे देगा, -7, और ये फिर से 0 हो गया, है ना। और अब देखो मैं थर्ड कॉलम के अबाउट, है ना, इसके अबाउट ओपन कर सकता हूं। बाकी दो तो 0 है तो हमें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से बस हमें सॉल्व करना है 1। और इसका साइन क्या होता है, इसका साइन
प्लस में होता है, याद होगा इसका लोकेशन कितना होता है 1,3 है, तो -1 टू द पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा +1, तो ये 1 हो गया और ये कितना बन गया -7 -6 2 और -7। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस इंटू 12। क्लियर है, कितना हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 61/2। तो एरिया हमारा देखो ऑलरेडी ये पॉजिटिव आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो ये किसी कारण से नेगेटिव आ रहा होता तो हम इसका क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि एरिया हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अब आपको सिंपली एक्सरसाइज जो आपका 4.2 था अप टू 5 तक कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था आपको। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसके अलावा आप बाकी सारे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर सकते हो। बाकी सारा क्वेश्चन आपका प्रूफ करने वाला है। ठीक है, बस हमें देखना ये कि कौन सा टर्म हमें जनरेट करना है। ठीक है, और उस टर्म को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोच सकते हो। ठीक है, तो अब आप एक्सरसाइज 4.2 आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, 4.2 के सारे क्वेश्चंस करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन प्रॉपर्टी यूज करके करो। ठीक है, डायरेक्टली कभी ओपन करने का ट्राई मत करना, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्टली ओपन करने का ट्राई करोगे तो आप उसी क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे, बाकी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और इसी के साथ आप एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो 4.3 में बस इसी टाइप का ट्रायंगल एरिया निकालने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, ये दोनों आप कंप्लीट करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डेली अगर 10-10 क्वेश्चन करते हो तो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक ना, प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, है ना, तो उन सब चीजों को भी देखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बना रहे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो बाय।